यहाँ पे फजी कंट्रोलर मैंने तुम्हें बताया था, जो फजी सेट्स होते हैं वो यूजली कंट्रोलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो कैसे उनको वो कंट्रोलर बनाए जाते हैं, वो फजी कंट्रोलर कैसे दिखते हैं, वो हमने देख चुके हैं, वैसे फिर से देखना है इस मिनट के अंदर। तो फजी प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करते हैं, फजी ऑब्वियसली फजी प्रोडक्ट है और फजी नॉलेज बेस का ही यूज करेंगे बकवास चीज देखने में। ठीक है, तो अगर हम देखें जो फजी नॉलेज बेस वाला है ये हमने देख चुका है। पहले नॉर्मलाइजेशन होती है, नॉर्मलाइजेशन को सॉरी ये फजीफिकेशन है पूरा, इन द सेंस तुम यहाँ पे क्रिस्प इनपुट दोगे, यहाँ से तुम्हारा इनपुट कैसा आएगा, फजी इनपुट आएगा। वहां से एक इन्फ्रेंस इंजन था जो उसको मैंने बताया था दो काम करता है, एक तो देखता है कौन कौन से रूल एप्लीकेबल है और उन रूल्स को मेंबरशिप फंक्शन असाइन करता था। उसका काम ये था। फिर वो डिफजिफिकेशन मॉड्यूल के पास जाता है, वो डिफजिफिकेशन मॉड्यूल उसको क्या करता था, फजी आउटपुट को फजी क्रिस्प आउटपुट में क्या करता था, कन्वर्ट करता था। यहाँ पे तुम्हारे डेटाबेस और रूल बेस्ड दो चीजें होती थी जिसके बारे में तुम्हें मैंने समझा दिया था। तो यही है इसके अंदर सारी चीजें। ये बताऊं क्या फिर से, ये पता है? हाँ, तो अगर डाउट है तो बताया बता था, ये देना, तो पता मैं है। फिर से बता दूंगा। ठीक है। अब ये स्टेप्स इन डिजाइनिंग एफएलसी है कि कैसे हम डिजाइन करते हैं एफएलसी को, फजी लॉजिक कंट्रोलर्स को, जो भी मैंने बताया था ना जिसके कंट्रोलर्स के अंदर यूज कर रहा हूँ मैं इसको। तो इसको डिजाइन करने के लिए ये स्टेप्स हैं, सिंपल से स्टेप्स में क्या, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। नॉर्मली अगर तुम कोड भी लिखते हो तो उसके अंदर जब सबसे पहले तुम्हें इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा कि इनपुट तुम ग्राफ के फॉर्मेट में ले रहे हो कि कैसे ले रहे हो। तो वही चीज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, तुम ग्राफ वगैरह बनाना चाहते हो। फिर अगला काम क्या है, इस इनपुट को, ये क्रिस्प इनपुट है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, फजी सेट के अंदर कन्वर्ट करना है ना, एफएस फजी सेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वही चीज है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी तुम्हें। फजी सेट, अब फजी सेट बना तो फजी सेट के साथ क्या होना चाहिए, मेंबरशिप फंक्शन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो वही चीज है, सेकंड फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, ऑब्टेन करेंगे मेंबरशिप फंक्शन। फोर्थ में क्या है, फजी रूल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। फजी रूल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें याद होगा तो किस फॉर्मेट में होता था, ये इफ देन रूल्स की फॉर्मेट में होता था, याद है मैंने तुम्हें दिखाया था। इफ देन रूल्स की फॉर्मेट में होता है और प्लस हाँ, इसके साथ क्या यूज किया जाता है, और यूज करते हैं, एंड वाले वो एंड यूज और। करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। फजीफिकेशन समझ रहे हो, इसको इनपुट जो क्रिस्प इनपुट आया उसको फजी इनपुट में कन्वर्ट करना, वो किसका काम होता है, फजीफिकेशन का काम होता है। फिर कंबाइनिंग फजी आउटपुट, कंबाइनिंग फजी आउटपुट इन द सेंस देखा ये तुमने कि बहुत सारे रूल्स है, उसको कंबाइन करके तुम्हें डीफजिफिकेशन मॉड्यूल को देना है, तो ये कंबाइनिंग फजी आउटपुट हो रहा है। ठीक है, इन द सेंस तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारे पास फजी इनपुट आ रहा है उसको सारे रूल बेस के साथ चेक करोगे कौन कौन से रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, प्लस उनके साथ क्या एसोसिएट कर दोगे, मेंबरशिप फंक्शन को एसोसिएट कर दोगे, और वो यहाँ पे आएगा, वो होता है कंबाइनिंग फजी फजी आउटपुट। पहले मैच करना कौन कौन से रूल्स सही हैं, फिर उसके बाद उनको मेंबरशिप फंक्शन असाइन करना। लास्ट हो गया तुम्हारा डिफजिफिकेशन। डिफजिफिकेशन तुम्हें पता है जो कि जो आउटपुट आया है यहाँ पे क्रिस्प आउटपुट, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी ये फजी आउटपुट आया है उसको क्रिस्प आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। और ये हमने देखा ही था कैसे कन्वर्जन होते हैं, याद ही होगा तुम्हें थोड़ा सा तो। वो वेटेड एवरेज मेथड होता था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, लास्ट ऑफ मैक्सिमा, वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। एडवांटेजेस तुम्हें पता है, रियल लाइफ में तुम्हें चाहिए होता है। ठीक है, सिंपल मेथड कंस्ट्रक्ट इजी होता है कंस्ट्रक्ट करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है, ह्यूमन रीजनिंग की तरफ देख सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, बकवास चीज है। ठीक है, ये तो बकवास था। चलो थोड़ा अच्छा देखते हैं कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले लिंग्विस्टिक वेरिएबल। लिंग्विस्टिक वेरिएबल कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी जो वैल्यूज होती हैं वो न्यूमेरिकल नहीं होंगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होंगी। जैसे एग्जांपल देखो, एज, कोई भी एक ऐसा वेरिएबल, यहाँ पे एज ले लिया, तो एज की वैल्यू क्या हो सकती है, यंग, मिडिल, ओल्ड हो सकती है, वेरी ओल्ड हो सकती है। तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इनकी, ये कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बोलूंगी हाँ ये यंग लग रहा है, ये मिडिल लग रहा है, ये ओल्ड लग रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट। तो ऐसे वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स कहा जाता है। तो कोई भी ऐसे वेरिएबल्स, इन्होंने लिखा नहीं है ये, होते तो वर्ड्स और सेंटेंस है, एज वाले एग्जाम्पल से याद रखना। तो यहाँ से तुम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल एक वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये चीज याद रखना, अप्रोक्सीमेट कैरेक्टराइजेशन देता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब देखो इसके साथ अगर एज है, एज के लिए तो उसको क्या, पहले तो उसका क्या होगा, नाम होगा, दूसरा क्या होगा उसका टर्म सेट। टर्म सेट इन द सेंस क्या क्या इसका आउटपुट हो सकता है, जैसे हमने देखा ना अभी, इसके लिए बोला यंग, मिडल, ओल्ड, बोला वेरी ओल्ड, तो ये आउटपुट सेट्स हो गए। और ये दो रूल्स हमेशा याद रखने, दोनों एक साथ आते हैं, सिंटैटिक और सिमेंटिक रूल्स। सिंटैटिक होता है
इन द सेंस सेंटेंस फॉर्म करते हो जब, वो सिंटैक्स फॉर्म करना, समझते हो ना, इंट x इज इक्वल्स टू 10 लिखा है तुमने, तो ये तुम्हारा सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स होता है बाहर से कैसा दिखता है, सिमेंटिक होता है कि अंदर से उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या फॉर्म हो रही है। मान लो तुम्हें मैंने सेंटेंस अलग अलग वर्ड दे दिए, इफ दे दिया, एक इफ दे दिया, और एंड दे दिया, और दे दिया, तो इसको तुम ऐसे अरेंज कर सकते हो, इफ एंड और, ये तुम्हारा एक सिंटैक्स फॉर्म हो सकता है, लेकिन इसका कोई खुद का सिमेंटिक मीनिंग नहीं होगा। वो चीज याद रखना, सिमेंटिक होता है कुछ एक्चुअल मीनिंग लाई करना चाहिए उसका। तो कोई भी लिंग्विस्टिक वेरिएबल है, तुम्हें मैंने सिंपल सा बता दिया, सबसे पहले क्या होगा, उसका नाम होगा, उसके साथ नाम, जो भी नाम है वेरिएबल का। दूसरा क्या होगा, उसकी वैल्यूज, टर्म सेट जिसे कहा जाता है। तीसरा, दो चीजें हमेशा याद रखना, सिंटैक्स और सिमेंटिक। सिंटैक्स इन द सेंस मीनिंग, और सिमेंटिक इन द सेंस, सॉरी, सिंटैक्स इन द सेंस कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर उसका, और सिमेंटिक इन द सेंस उसकी मीनिंग। ठीक है, तो सिमेंटिक हमेशा मीनिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये तो हो गया। ये क्या होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स कहा जाता है, लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स। अब हेजेस, देखो हेजेस एक ऐसा टर्म है जो कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। इन्होंने किसके साथ अप्लाई कर दिया, लिंग्विस्टिक के साथ कर दिया है। तो लिंग्विस्टिक हेजेस वो वर्ड्स होते हैं, वो ऑपरेटर्स कह सकते हो, यूजली तो ऑपरेटर्स कहा जाता है, लेकिन वो वर्ड्स के फॉर्मेट में दिखता है, जो उसकी मीनिंग को चेंज कर सकता है। जैसे देखो, एक वेरी इन्होंने लिंग्विस्टिक हेजेस ले रखा है, जैसे इन्होंने टॉल मैन बोल दिया, ठीक है, जैसे इधर है नहीं, हाँ ये देखो, वेरी टॉल मैन, तो अगर मैं सिर्फ टॉल मैन बोलूंगा तो उसका एक मीनिंग होगा, वेरी टॉल मैन उसका अलग मीनिंग होगा, मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इन द सेंस ये किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि उसकी मीनिंग को क्या कर देंगे, चेंज कर सकते हैं। तो याद रखना, हेजेस हमेशा क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो किसी के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिंग्विस्टिक हेजेस लिखा हुआ है, तो ये लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, स्लाइटली हो गया, मॉडरेटली हो गया, फेयरली, एक्सट्रीमली, ये मतलब कह सकते हो कि उस सेट के वो दे रहा है, क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। अगला प्रोपोजिशंस। ओके ठीक है। प्रोपोजिशन मैंने तुम्हें भी बताया था सुबह, सिंपल से टेक्स्ट सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, प्रोपोजिशन होता है, किसी भी लैंग्वेज में होता है। जैसे मैंने बताया था, टोमेटो इज राइप का एग्जांपल देख लो, ये एक प्रोपोजिशन है। तो इसमें जो टोमेटो है तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस किसके ऊपर बेस्ड है, टोमेटो के ऊपर, ये सब्जेक्ट है, और ये तुम्हारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, इन द सेंस उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, इस सब्जेक्ट की, टोमेटो की प्रॉपर्टी बता रहा है, तो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो हर प्रोपोजिशन का एक नेगेशन होता है, तुमने देखा होगा, नेगेशन तुम्हें पता ही होगा। और नॉट टोमेटो, टोमेटो इज नॉट राइट, वो क्या हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा, तो तुम्हें पता है। और याद रखना कि प्रोपोजिशन जेड इज पी की फॉर्मेट में होते हैं। तो प्रोपोजिशन पे क्वेश्चन नहीं बन सकते, क्वेश्चन जो होंगे वो लिंग्विस्टिक वेरिएबल पे बनेंगे, लिंग्विस्टिक हेजेस इनके ऊपर बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेजेस तो याद ही रखना क्या होता है। ठीक है, ट्रुथ टेबल तुम्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं है, जो लॉजिक फंक्शन बताएगा किसी भी दो प्रोपोजिशंस का, एक्स एंड वाई, और बाय इफ एक्स इफ देन वाई, एक्स, ये तो पता है ना, इफ एक्स, ये होता है इम्प्लीकेशन, मतलब एक्स इम्प्लाइज वाई, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और ये बाई हाँ डायरेक्शन, पता है। हाँ बाई हाँ। डायरेक्शन ऐसा दिखता है, ये एरो होता है इसका, मतलब दोनों साइड होता है, ये एक साइड होता है। ठीक है, इसको इफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इफ एंड ओनली इफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या आई डबल एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बाई डायरेक्शनल को। ये चीज याद कर लेना, ये पता ही होगी वैसे। ठीक है, और दूसरी चीज, इसका ट्रूथ टेबल, दोनों का ट्रूथ टेबल पता दीजिए। ट्रूथ टेबल कुछ नहीं, इनका याद करना है, देखो, एक्स इम्प्लाइज वाई, मतलब अगर एक्स ट्रू है ना, तो वाई को ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ट्रूथ टेबल की बात करूं तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, वन वन हो गई, वन जीरो हो गई, जीरो वन हो गई, और जीरो जीरो हो गई। तो सिंपल सी बात, बस इतना याद रखना है तुम्हें, अगर एक्स ट्रू है, तो देखो इन दोनों में तो एक्स ट्रू नहीं है, तो इसके आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू वन वन आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर एक्स ट्रू है, यहाँ पे एक्स ट्रू है, लेकिन इसके लिए वाई को भी ट्रू होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वाई जीरो है, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे एक्स ट्रू है, वाई भी ट्रू है, तो आउटपुट कितना हो जाएगा, वन। तो इसका ट्रूथ टेबल डायरेक्टली ये बनता है, इसको याद भी रख सकते हो, मैंने तरीका बता दिया। अगर x ट्रू है तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, फॉल्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले में देखो, x बाई इंप्लाइज y, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो y की वैल्यू होनी ही चाहिए, इन द सेंस समझो, जहाँ पे ये दोनों वन वन होंगे, जहाँ पे जीरो जीरो होंगे, वहां पे इसकी वैल्यू वन होगी, बाकी केसेस में इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बस इतना सा याद रखना, ये तो इनका क्या होता है, ट्रुथ टेबल होता है। ठीक है, अरे मिटना, हाँ तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, इन्फ्लुएंस रूल, ये इन्फ्लुएंस रूल ये मैंने तुम्हें मॉडलिस पोनोन, अगर तुम्हें याद हो, वही है पूरा। ठीक है, बोल रखा है कि एक्स
लाई कर रहा है मेरा और x implies y मेरा लाई कर रहा है इसके अंदर, ये डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो इससे मेरे को इन्फ्रेंस जो मिलेगी ना, वो इन्फ्रेंस कैसे मिलती है वो देखो मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है, x लाई कर रहा है मतलब इन द सेंस x की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। इतना समझते हो इस चीज को? हाँ हाँ ठीक है। अब मेरे को इस पूरे को भी डेटाबेस के अंदर लाई करना है, पूरा भी डेटाबेस में, इस साइड वाला हमेशा याद रखना वो डेटाबेस में होता है। तो ये डेटाबेस में लाई कर रहा है, तो ये पूरे की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ये एंड है, तो इसकी वैल्यू ट्रू है, तो इस पूरे की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। हाँ, ट्रू होनी चाहिए। तो हमने बोल दिया कि x बाई इम्प्लाइज y की वैल्यू ट्रू है, और x की वैल्यू हमें पहले से पता है ट्रू है, तो x इम्प्लाइज y, अगर x ट्रू है तो y को भी क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। है। वही बोलते हैं कि y को भी डेटाबेस में लाई करना पड़ेगा, इसको मॉड्यूलस पोनेंस भी कहा जाता है। ये चीज याद रखना है। तुम कुछ भी कर सकते हो, अगला वाला भी तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये टीवी का मतलब ट्रुथ वैल्यू और कुछ नहीं है यार, बकवास चीजें हैं ये। ठीक है, हाँ। तो ये फजी प्रोपोजिशंस, अभी जो हमने प्रोपोजिशंस पढ़े वो कैसे होते हैं, क्रिस्प है, मैंने देखा ना, जिसे हमने एंड बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं, देन बोल रहे हैं, फिर ओनली बोल रहे हैं, इनकी वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, हमने देखा ना। अब फजी प्रोपोजिशन जिनकी वैल्यू 1 0 के अलावा भी हो सकती है। तो 4 तरह के हमारे पास फजी प्रोपोजिशंस होते हैं, फजी प्रेडिकेट मॉडिफायर्स, फजी क्वांटिफायर्स और फजी क्वालिफायर्स। इनके बारे में पढ़ते हैं। फजी प्रेडिकेट्स, तो फजी प्रेडिकेट्स में बोल रखा है कि जो भी अगर हम कोई भी प्रेडिकेट उठाते हैं ना नेचुरल लैंग्वेज में, नॉर्मल सेंटेंस में, वो फजी है, इन्होंने सीधा बोला, कुछ बताया नहीं है। जैसे टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, क्विक बोल दिया, हॉट बोल दिया। तो प्रेडिकेट का मतलब समझते हो, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस ना नॉर्मल क्या चीज? सेंटेंस सब्जेक्ट वो नहीं, अच्छा, वो डिफाइन करता है सब्जेक्ट को, हाँ, अभी तो प्रॉपर्टी देखा बताता था, है। ये रहा प्रपोजिशन पढ़ा था, z इज p, तो z तुम्हारा सब्जेक्ट था, p तुम्हारा प्रेडिकेट था, p इन द सेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ टोमेटो। ये सेंटेंस याद कर लो, फिर तो कुछ भी समझा सकते हो तुम कहीं पे भी। तो फजी प्रेडिकेट कौन से होंगे, कोई भी हम अगर कोई भी नॉर्मल सेंटेंसेस में उठा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो फजी, अगर वो फजी है नीचे में तो फजी प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, क्विक हो गया, हॉट हो गया। अब मैं इनके एग्जैक्ट नहीं बोल सकता ना कैसे दिख रहे हैं। ठीक है। अब फजी प्रेडिकेट मॉडिफायर्स, नाम से देखो किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये फजी प्रेडिकेट्स को मॉडिफाई करेगा। तो अभी हमने देखा था कि एक चीज देखी थी, लिंग्विस्टिक हेजेस। लिंग्विस्टिक हेजेस क्या थे, ऐसे हेजेस जो इनकी वैल्यू को क्या कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे ना। तो ये जो होते हैं ना फजी प्रेडिकेट मॉडिफायर्स, ये भी कैसे होंगे, हेजेस होंगे। लेकिन ये किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे हमने अभी देखा कि वाटर इज वेरी हॉट, वेरी वेरी क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक हेज की तरह काम करेगा, जो किसके ऊपर काम कर रहा है, प्रेडिकेट के ऊपर काम कर रहा है। ये चीज देखो यहाँ पे कहाँ पे काम कर रहा है, प्रेडिकेट के ऊपर। तो इनको बोला जाता है फजी प्रेडिकेट मॉडिफायर्स, या फिर हेजेस कह सकते हो तुम उन चीजों को, हेजेस फॉर लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स। ठीक है। फजी क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर नाम से पता है, जो तुम्हारे फजी सेट को क्या कर रहा होगा, क्वांटिफाई कर रहा होगा, जो नंबर बता रहा होगा। और ऑब्वियसली फजी सेट है, तो फजी सेट का नंबर बताना क्या होता है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर बताते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं। जैसे देखो, मोस्ट हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, तो इस समय उनके नंबर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकता। अप्रोक्सीमेट आइडिया देगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो 3 चीजें देखिए, पहले प्रेडिकेट, तो ये नॉर्मल वर्ड, कोई भी वर्ड्स हो गए जो जो सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट जो अगर उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है तो वो फजी प्रेडिकेट हो जाएगा, स्टॉल शॉर्ट। फजी प्रेडिकेट मॉडिफायर्स, इनको मैं हेजेस भी कहा जाता है, जिनको अप्लाई करता हूँ मैं फजी प्रेडिकेट्स के ऊपर। जैसे वेरीड, हॉट हो गया, फिर ऐसे कुछ भी ऐसा है। फजी क्वांटिफायर जो नंबर प्रोवाइड करता है, इन द सेंस मोस्ट, मैनी। लास्ट आते हैं फजी क्वालिफायर्स। ठीक है। क्वालिफायर्स कुछ नहीं होते, प्रोपोजिशन होते हैं। ठीक है। अब फजी लॉजिक के क्या होते हैं, प्रोपोजिशंस होते हैं। तो चार मोड्स होते हैं इनके भी, बकवास चीजें, इसके ऊपर नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो 3 मैंने ऊपर ये बताई इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर भी इनके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है। फजी ट्रुथ क्वालिफिकेशन, ट्रुथ क्वालिफिकेशन क्या है, ये बताता है कि उसके डिग्री ऑफ ट्रुथ बताता है, नाम से याद रखना, ट्रुथ की क्वालिफिकेशन बता रहा है कि कितना वो स्टेटमेंट जो तुम बोल रहे हो कितना ट्रू है। तो वो चीज बताएगा, इन द सेंस इस देखो, वाटर इज हॉट इज नॉट वेरी ट्रू। तो ये जो नॉट वेरी ट्रू है ये बता रहा है, नॉट वेरी ट्रू देख रहे हो, ये बता रहा है कि ये ट्रू नहीं है ज्यादा, तो ये उसकी डिग्री ऑफ ट्रुथ के बारे में बताता है। ठीक है।
फजी प्रोबेबिलिटी क्वांटिफिकेशन, ये उसकी किसके बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। इन द सेंस जहाँ पे तुम्हारा लाइकली हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में देखा है ना हमने, जब हम डाइस रोल करते हैं क्वेश्चन में ही पढ़ा होता है तुमने कि वहाँ पे लाइकली वगैरह पूछते हैं, तो वो जहाँ पे भी लाइकली आएगा वो कौन सा हो जाएंगे, फजी प्रोबेबिलिटी क्वालिफिकेशन हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी ये उनके होने की या ना ही होने की पॉसिबिलिटी बताएगा। जैसे देखो, इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि होगा ही नहीं, पॉसिबल हो गया, क्वाइट पॉसिबल, ऑलमोस्ट पॉसिबल, तो ये तुम्हारी पॉसिबिलिटी बताते हैं कि वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फजी यूजुअलिटी क्वालिफिकेशन, यूजुअलिटी का मतलब समझते हैं ना कि जो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं उसके होने के, हर ही दिन होता है ऐसा मान सकते हो तुम, तो यूजुअली ट्रू इवेंट्स दैट हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है इन केसेस में, बस आगे यूजुअली दिखेगा ना तुम्हें तो तुम बोलोगे ये इस टाइप के फजी यूजुअलिटी क्वालिफिकेशन टाइप के हैं। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? हाँ ठीक है। हाँ, तो वही अगर कहीं पे भी यूजुअल दिखता है, जैसे यूजुअली रिया इज वेरी चीयरफुल, तो ये कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला बन जाएगा। तो इसमें जो भी होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, यूजुअली वाले का होगा, बाकी सेंटेंस होगा वो एफ के फॉर्मेट में, तो इसको बोल दोगे लास्ट वाला, कौन सा बोल दोगे, फजी यूजुअलिटी क्वांटिफिकेशन। तो चार चीजें होती हैं, याद रखना है इसके अंदर। सबसे पहली जो भी तुम्हारा, कहाँ चला गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अच्छा हाँ, कोई भी फजी प्रोपोजिशन है वो चार तरीके के होते हैं, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट मॉडिफायर्स हो गए, क्वांटिफायर्स और क्वालिफायर्स हो गया। अब क्वालिफायर्स भी तुम्हारे चार तरीके के होते हैं, जिसमें पहले ट्रूथ के बारे में बताओ, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताओ, पॉसिबिलिटी के बारे में बताओ और यूजुअलिटी के बारे में बताओ। तो टीपीपीयू अगर तुम्हें ऐसे याद रखना है, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है। फॉर्मेशन ऑफ रूल्स किस फॉर्मेट में होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, रूल बेस के अंदर इफ देन की फॉर्मेट में पड़े होते हैं। तो इफ के साथ जो वर्ड होता है उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट, मतलब जो लाइन होती है, और देन के साथ जो होता है उसको कंसीक्वेंट कहा जाता है। एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट, याद रखना है इस चीज को, वर्ड्स को। ठीक है, और वो सारी चीज इफ देन रूल बेस की फॉर्मेट में होती है। तीन तरीके के होते हैं, असाइनमेंट, कंडीशनल, अनकंडीशनल। सिंपल सा पता है, ये असाइनमेंट हो गया, इक्वल टू वाला, टोमेटो कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, कंडीशनल बताइए तुम्हें, इफ ए इज हाई देन बी इज लो एल्स सी। अनकंडीशनल पता है, अनकंडीशनल जब से याद है ना, गो टू होते थे, तो वो चीज आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड रूल, इन द सेंस कि तुम्हारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, एक रूल के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, उनको सिंपल रूल्स में तोड़ना है तुम्हें, तो उसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे उस चीज को। ठीक है, कंपाउंड रूल क्या देंगे, कलेक्शन ऑफ मेनी सिंपल रूल्स, उसको क्या कर देंगे, कंपाउंड रूल्स कह देंगे। उसको डिकम्पोज करना, तो अलग अलग तरीके होते हैं डिकम्पोज करने के। ठीक है, अगर देखो वो इंटरसेक्शन के साथ जुड़े हैं, इंटरसेक्शन के साथ जुड़े इन द सेंस हमें मिनिमम लेना है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो वो इंटरसेक्शन कैसे देखोगे, ऐसे लिखा है, if x is a1 a2 an, बहुत सारे कॉमा लगा लगा के लिखा है तो वो होता है इंटरसेक्शन। अगर लिखा है और लगा के तो वो होता है यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, मैक्स होता है। ठीक है, ये तो बकवास है, इसको छोड़ो। नेस्टेड इफ, हाँ, नेस्टेड इफ देन का देख लो कि अगर ऐसे दिख रहा है, इफ ए वन देन इफ ए टू देन बी वन, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो, ए वन और ए टू को, इफ ए वन एंड ए टू देन बी वन, ये तुमने नॉर्मली देखा हुआ है। बस मेरे को जो बताना था वो ये चीज याद रखना है, कॉमा लगाया तो वो इंटरसेक्शन होगा, और लिखा तो वो यूनियन होगा। इंटरसेक्शन मतलब मिनिमम, यूनियन मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम किसका किया जाता है, ऑब्वियसली एलिमेंट्स का नहीं करते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, वो किसका किया जाता है, मेंबरशिप फंक्शन का। समझ आ रहा है? हेलो? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अगली बात, एग्रीगेशन ऑफ फजी रूल्स की बात करते हैं। एग्रीगेशन ऑफ फजी रूल्स समझ रहे हो तुम, मैंने तुम्हें बताया था एग्रीगेशन की परफॉर्म की जाती है, क्योंकि जब वो इन्फ्लुएंस इंजन जब देखता है कि इतने रूल्स मेरे पास आ रहे हैं, इतने रूल्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो हर रूल को क्या असाइन करता था, मेंबरशिप फंक्शन असाइन करता था, और उन सबको कंबाइन करना पड़ता था। तो वही एग्रीगेशन है कि जो रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है इनपुट, वो कौन कौन से रूल्स है उनके अंदर मेंबरशिप फंक्शन देना और उनको कंबाइन करना। तो एग्रीगेशन दो तरीके से कर सकते हैं, या कंजक्टिव या डिसजंक्टिव। अगर तुम्हें याद होगा तो एंड को कंजक्टिव कहा जाता है, और जो और होता है उसको डिसजंक्टिव कहा जाता है। याद रखने के लिए, ए पहले आता है फिर तुम्हारा ओ आता है, तो वैसे सी पहले आता है और डी बाद में आता है, तो एंड को कंजक्टिव कहा जाता है और को डिसजंक्टिव कहा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करूंगा, कंजक्टिव वाले में सारे रूल्स क्या क्या कर दूंगा, मैं एंड कर दूंगा। एंड इन द सेंस इंटरसेक्शन होता है, और उसके लिए इंटरसेक्शन के लिए क्या जाता है, मिनिमम किया जाता है। और बिल्कुल। डिसजंक्टिव में क्या करता हूँ, और इन द सेंस यूनियन होता है, यूनियन का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम कर दूंगा। तो ये दो तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो मैंने तुम्हें यहाँ तक बता दिया है। अब अगला क्या है, फजी रीजनिंग। फजी रीजनिंग तुम्हें पता है रीजनिंग क्या होती है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और तुम्हें पता है कि जब भी रीजनिंग है, रीजनिंग क्या होगी, इफ देन रूल्स की फॉर्मेट में पढ़ी होगी, ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो यहाँ पे ये वाली चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को क्या कहा जाता है, रूल्स इफ देन वाला ना। एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंस कहा जाता है। ये चीज याद रख लो। इफ देन के साथ अगर जो चीज है, कहीं वही बोल दे, इतना सिंपल सा क्वेश्चन दे दे तो वहीं पे तुम मर जाओगे। तो एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट कहा जाता है। तो फजी लॉजिक में भी ऑब्वियसली जब रीजनिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे भी एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट होंगे ही होंगे। ठीक है। लेकिन वो जो एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट होंगे वो कैसे होने चाहिए, फजी नेचर में होने चाहिए, क्योंकि फजी लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो चार तरह के हमारे पास रीजनिंग होती है। सीक्यूएसटी अगर याद रखना है तो ऐसे रख सकते हो, कैटेगोरिकल, क्वालिटेटिव, सिंगोस्टिक और डिस्पोजिशनल। अब इन दो चारों में डिफरेंसेस देखते हैं, क्या डिफरेंसेस है। इस रीजनिंग में जो एंटीसीडेंट पार्ट है, एंटीसीडेंट पार्ट कौन सा होता है, जो इफ के साथ पड़ा होता है, उसमें कहीं पे भी कोई भी फजी क्वांटिफायर्स और फजी प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अगर ऐसा तुम्हें दिख रहा है, वो कौन सी रीजनिंग होगी, कैटेगोरिकल रीजनिंग होगी। ये चीज याद कर लो। ठीक है। कैटेगोरिकल सबसे सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, जो एंटीसीडेंट पार्ट पे फोकस करना है। जहां तक मेरे को याद है लगभग सब में एंटीसीडेंट नहीं, एंटीसीडेंट ही होता है, हाँ सब में एंटीसीडेंट है, तो उसका कोई याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो एंटीसीडेंट पार्ट पे ही फोकस करना है हर रीजनिंग में। इनमें इसके साथ कोई भी फजी क्वांटिफायर और फजी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। पीक्यू याद कर लेना, पीक्यू नहीं होगा इसके साथ, ना क्वांटिफायर होगा ना प्रोबेबिलिटी होगी। इसको बोला जाता है कैटेगोरिकल रीजनिंग। ठीक है। एक चीज में तो हाँ, और कैटेगोरिकल सबसे पहले आते हैं, तुम्हें याद रखने के लिए कुछ नहीं है, सी आता है सबसे पहले तुम्हारे अल्फाबेट्स में, तो वो तुम्हारा ऐसे याद रख सकते हो इस चीज को। ठीक है। हाँ, ये बकवास है। प्रोजेक्शन रूल अगर याद रख सकते हो तो रख लेना, मैं तो नहीं रखूंगा इस चीज को, मैं नेट से देख लूंगा। ठीक है। क्वालिटेटिव रीजनिंग में क्या होता है, इसमें भी एंटीसीडेंट, बस इसमें याद कर लो, इसमें कंसीक्वेंट पे फोकस करेंगे बस सेकंड वाले में। तो एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फजी लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स होने चाहिए, हमने देख चुके हैं। ठीक है। और वो सारे इफ देन की फॉर्मेट में पढ़े थे, तो नॉर्मल सी चीज है। बस एक्स्ट्रा क्या याद करना है कि एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट पार्ट में दोनों में क्या होना चाहिए, लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स होने चाहिए, बस इतना सा है। सिलगॉस्टिक रीजनिंग में वही चीज है, एंटीसीडेंट पार्ट पे फोकस करना है। एंटीसीडेंट पार्ट में क्या होना चाहिए, वो इन्फ्रेंस रूल से रिलेटेड होना चाहिए। वैसे गलत है, इन्फ्रेंस रूल नहीं, यहाँ पे वो होना चाहिए, S1 जैसे लिखा हुआ है, ऐसी चीजें होनी चाहिए। इसको कहा जाता है फजी क्वांटिफायर्स होने चाहिए, कुछ भी क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर देखे थे ना हमने, हाँ क्वांटिफायर देखे थे, ये कौन सा होता हाँ, है, मैनी, हाँ फ्यू। तो वो चीजें, तो वो होने चाहिए। तो अगर वो दिखता है तुम्हें तो उनको क्या कह दोगे, डायरेक्टली सिलगॉस्टिक रीजनिंग कह दोगे। तो वही चीज है। ठीक है। तो समझो पहले वाला तुम्हारा क्या, कैटेगोरिकल रीजनिंग, बस पीक्यू याद रखना है कि एंटीसीडेंट पार्ट में वो फजी क्वांटिफायर्स होने चाहिए, फजी प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, क्वांटिटेटिव, इसमें क्या याद रखना है, दोनों पे काम करेगा। एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट में क्या होना चाहिए, फजी लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स होने चाहिए। और सिलगॉस्टिक में क्या होना चाहिए, उनके अंदर क्वांटिफायर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, किसके अंदर, एंटीसीडेंट पार्ट में, तो एंटीसीडेंट पार्ट पे चलेगा। ठीक है। और फिर डिस्पोजिशनल रीजनिंग है, इसमें तुम्हारा बस कुछ नहीं याद करना है, एंटीसीडेंट पार्ट में क्या होगा, यूजुअली होगा, बस इतना सा याद रखना है। अगर यूजुअली होता है तो उसको डिस्पोजिशनल रीजनिंग कहा जाती है। ठीक है। ये यूजुअली दिख रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है। फजी इन्फ्रेंस सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये तो देखा है ना, फिगर फर्स्ट मिनट हाँ में ही देखा आई है। थी। ठीक है। ये चीजें हो चुकी है। ओ हो, ये मैं भूल गया क्या करना, हाँ ये मैं भूल गया। शिट। चलो ये याद आ गया मेरे को, मैं कर तो लूंगा एटलीस्ट। ये दो तरह के ना MIS होते हैं, मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मेरे को पक्का पता है यार क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मेरे को ये नहीं पता अपने बारे में। लेकिन ये पढ़ लेना, तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा क्योंकि मैंने भूल चुका हूँ इनके बारे में, मैंने पढ़ा है इनके बारे में। ये फजी इन्फ्लुएंस के अंदर हेल्प करते हैं, इतना पता है मेरे को। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर मेरे को दिख जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। हाँ, याद रखना, पहले मदामी आया था, फिर सुगीनो आया था। मदामी थोड़ा सिंपल होता है, ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। और पहले मदामी आया था तो ऑब्वियसली यूज में भी क्या होगा, मदामी वाला होगा। ठीक है। 1975 में दिया गया था, और देखो सुगीनो वाला दिया था 1985 के अंदर दिया गया था। ठीक है। इसका नाम PS मेथड भी कहा जाता है। ठीक है। और दोनों के डिफरेंस किस में लाई कर रहा है, ये डिफरेंस याद रखना कि कंसिक्वेंट ऑफ फजी रूल्स के ऊपर डिफरेंस करेगा। कंसिक्वेंट का मतलब समझते हो ना, जो देन के साथ आते हैं। तो पहली चीज क्या याद कर लिया हमने इसके अंदर, कि पहले मदामी आया फिर सुगीनो, पहले कौन सा है, 1975 1985 के बाद।
सुगिनी वाले को टीएस मेथड भी कहा जाता है, और दूसरी चीज इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो कंसिक्वेंट पार्ट के अंदर लाई करता है। चलो ठीक है, और बाकी जितना मेरे को याद है, देखो हाँ ये भी याद कर लेना कि ये इसने बॉयलर वगैरह के लिए दिया था कि स्टीम और इंजन और बॉयलर कॉम्बिनेशन के लिए दिया था। स्टीम इंजन याद रखिए ना, सबसे पहली ट्रेन आई थी ना स्टीम इंजन, हाँ ऐसे याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए, और ये बाकी चीजें मेरे को जितना पता है वो सेम ही होती हैं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है कि हाँ इसमें याद कर लो कि इफ देन स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में रूल फाउंड होते हैं और एंड और का यूज किया जाता है इसके अंदर। और डिफरेंस हाँ, ये यूज करता है मिन मैक्स डिकम्पोजिशन का। मिन के लिए क्या यूज किया जाता है, टी नॉर्म ऑपरेटर, और मैक्स के लिए क्या यूज करते थे, टी को नॉर्म ऑपरेटर, अगर तुम्हें याद है, ठीक है। इसके अंदर मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन भी पॉसिबल है, तुम्हारी मर्जी है तुम अगर लगाना चाहते हो, ठीक है। अब देखते हैं सुगोनी, और इसमें कुछ डिफरेंस होता है, इसमें हाँ इसमें डिफरेंस होता है कि इसके जो रूल्स होते हैं ना वो इस फॉर्मेट में होते हैं। ऊपर अगर तुमने देखा होगा तो उसमें नॉर्मली इफ देन रूल्स लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा था। ऐसा सेंटेंस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो इफ है, और जो देन के बाद है ना वो एक फंक्शन की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रखा है, वो याद रखना। इसमें फंक्शन की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, उसमें फंक्शन की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं होता, उसमें डायरेक्टली लिखा जाता है। और ये भी याद रखना, ये जो फंक्शन होता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जितना मेरे को याद है शायद ये लीनियर ही होती है, इसकी डिग्री लीनियर से ज्यादा डिग्री पॉसिबल नहीं होती है सुगोनी वाले में, जितना मेरे को याद है कि सुगोनी वाले में ज्यादा होती है। फर्स्ट ऑर्डर ही बोल रखा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर समझते हैं ना, जब वो डिग्री इसकी 1 होगी तो फर्स्ट ऑर्डर पे काम करने लग हाँ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सुगोनी वाला जब इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो और जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जब डिग्री क्या हो जाएगी उसकी जीरो हो जाएगी, इन द सेंस वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वाला चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट तुम्हें समझ आ गया। और फर्स्ट ऑर्डर में एक लीनियर इक्वेशन तुम्हें देखनी है, ठीक है, मैंने बता दिया। और इसमें किसका यूज कर रहा है, वेटेड एवरेज का यूज कर रहा है, वो भी वेटेड एवरेज का यूज कर रहा था, नहीं वो यूज कर रहा था मिन मैक्स का यूज कर रहा था। और ये वाला किसका यूज करता है, वेटेड एवरेज का यूज करता है, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। हाँ देखो, कंपैरिजन ये इंपॉर्टेंट है, ये बस इतना अगर तुम्हें याद होगा तो काफी होगा। जैसे देखो आउटपुट मेंबरशिप फंक्शन मैंने अभी देखा था, आउटपुट मेंबरशिप फंक्शन डिफरेंस करते हैं। सुगोनी में तुम्हारा आउटपुट मेंबरशिप फंक्शन कैसा था, लीनियर या कांस्टेंट था, अगर तुमने अभी देखा होगा मैंने तुम्हें बताया था। ये आउटपुट है तुम्हारा z, ठीक है। तो ये लीनियर या जीरो डिग्री, मैंने बताया था ना मैक्सिमम डिग्री इसकी 1 होती है, तो ये लीनियर हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। एग्रीगेशन एंड डिफरेंशिएशन, कंसीक्वेंट, और ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में एक चीज रखी थी कि कंसीक्वेंट में इनमें क्या करता है, डिफरेंस करता है, बस इतना लिखा हुआ है इन्होंने। और हाँ याद कर लो कि सुगुनी वाला बाद में आया था, तो उसमें ज्यादा रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसके पैरामीटर्स भी क्या है, मोर एडजस्टेबल है एज कम्पेयर टू मदामी। बस ये याद रखना सुगोनी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू मदामी, बस मदामी पहले आया था वो चीज है, इसलिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली सुगीनो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसके रूल्स भी ज्यादा है और कंट्रोलर ज्यादा एडजस्टेबल पैरामीटर्स भी होते हैं। समझ आ गया, मैंने जितना मेरे को लग रहा है इसमें इंपॉर्टेंट वो है, एक बार फिर भी तुम देख लेना आपस में, देखोगे तो होने तो जो पढ़ाता हूँ वो तो नहीं देखते, तुम क्या देखोगे, मैंने बता दिया, फिर भी कोशिश करती है, ठीक है। फजी एक्सपर्ट सिस्टम, फजी एक्सपर्ट सिस्टम तो मैं बताया, एक्सपर्ट सिस्टम का काम क्या होता है, उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में उसकी नॉलेज होती है। एक्सपर्ट ऐसा तो नहीं होता 3-4 अलग अलग डोमेन ले लेगा उसमें सब में नॉलेज होगी, उसकी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर नॉलेज होगी, समझ लो। तो फजी एक्सपर्ट सिस्टम भी क्या है, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर काम करेगा, किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर काम करेगा, ठीक है। तो उसका दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक वो अनसर्टेनिटी से डील कर सके और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से डील कर सके, और दूसरा कोई यूजर उसको इनपुट दे तो उसके अगर उसके डोमेन में है तो उसके लिए वो एक अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, काफी अच्छी, मतलब उसका एक्यूरेसी काफी अच्छी होनी चाहिए, इन द सेंस वो मान सकते हो तुम, ठीक है। और इसको तीन ऐसे मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका एक्सपर्ट सिस्टम है, इसमें नॉलेज बेस तुम समझ ही गए, इंफरेंस इंजन भी तुम समझ गए, यूजर इंटरफेस भी समझ गए, जहाँ से वो यूजर से इनपुट लेगा वो यूजर इंटरफेस है, तो ये तुम्हें मैंने समझा दिया। बस याद रख लेना माइसिन एक एग्जांपल है, माइसिन किसका एग्जांपल है, एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। और इसका जो रूल स्ट्रेंथ है उसको कहा जाता है सर्टेनिटी फैक्टर भी कहा जाता है, जिसका इंटर वो कहाँ किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, बस इतना याद रख लो, और कुछ नहीं है, और तुम्हें मैंने सब चीज बता दिया है। ये बताओ, चलो एक एग्जांपल समझा देता हूँ इसका तुम्हें, ये वाला माइसिन याद रखना, माइसिन गोली का नाम भी होता है, इसका स्ट्रेंथ रूल स्ट्रेंथ को क्या कहा जाता है, सर्टेनिटी फैक्टर कहा जाता है।
चलो ठीक है, बता दें 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता अगर ऐसा कुछ इसमें से क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन बन गया तो। ठीक है, ये बोला एक फजी कंट्रोलर हमें डेवलप करना है जो रेगुलेट करे टेम्परेचर को, इसके डोमेस्टिक शावर को। डोमेस्टिक शावर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कौन सा यूज करें, इन्होंने बता नहीं रहा कि मदामी यूज करना है FIS यूज करना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बता देते हैं। तो याद रखना मिन मैक्स यूज किया जाता है मदामी के लिए, और इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, सुगिनो के लिए कौन सा यूज करते हैं, एवरेज वाला। वेटेड एवरेज। ठीक है, तो बस आउटपुट में वहां डिफर करेगा वो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये चीजें हैं, कंडीशंस हैं, तो हमें सबसे पहले याद रखना कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये तो मैंने डायरेक्टली वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर आ गया, तो फिर भी इसको पूरा समझा देता हूँ। अगर इसमें से कहीं से छोटा छोटा क्वेश्चन बन गया तो तुम खुद समझ लेना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें इनपुट और आउटपुट डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इनपुट तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा इनपुट इसके अंदर, जिससे देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डोमेस्टिक शावर के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस एक नॉब होगा हमारे पास जहाँ से वो पानी जो है वो बताएगा कितना गर्म पानी निकालना है इसके अंदर से। तो उस नॉब को घुमाओगे तो वो पोजीशन ऑफ नॉब हो जाएगी या मिक्सर टैप हो जाएगा। तो उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, घुमाना है, इन द सेंस डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में वो लाइक कर सकता है। ठीक है, 0 डिग्री मतलब वो क्लोज है, 180 डिग्री मतलब वो फुली हुआ। ठीक है, ये हमने इनपुट की बात कर ली। आउटपुट क्या होगा, टेम्परेचर होगा। इसको घुमाओगे तो क्या वेरी करेगा, इसका टेम्परेचर वेरी करेगा ना। तो आउटपुट क्या होगा तुम्हारा, टेम्परेचर ऑफ वाटर हो गया। अब वो क्या हो सकता है, 5 तरीके का हो सकता है। देखो ये तो इनपुट वेरिएबल की पोजीशन है। ठीक है, अब देखो इनपुट वेरिएबल की पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते, मैंने तुम्हें बताया फजी के अंदर हम कुछ बोलते हैं, हम लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट हो सकती है, लेफ्ट बोल दिया, सेंटर हो गया, राइट हो गया, एक्सट्रीम राइट। ये तुम्हारी मर्जी होती है तुम क्या डिफाइन करते हो कि कैसे उसको। ठीक है, और ये आउटपुट वेरिएबल या तो वेरी कोल्ड हो सकता है, ये कोल्ड हो सकता है, वार्म हो सकता है, हॉट हो सकता है, वेरी हॉट हो सकता है, तुम डिसाइड करते हो। फिर किसका यूज किया इन्होंने, ट्रायंगुलर एमएफ्स का यूज किया है। कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई बोल सकता है ट्रेपेजॉइडल वाला यूज करो। ज्यादातर लोग ट्रायंगुलर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में ट्रायंगुलर ही यूज किया जाता है, लेकिन अलग वाले भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया था, ये अपने हिसाब से आता है, इंट्यूशन से आता है। अगर तुम्हें वर्ड याद हो, तुम्हारे 3 होते थे, इंट्यूशन, रैंक बेस्ड, और एक और होता था, एस होता था, मेरे को याद नहीं है, AIR बनता था क्योंकि टोटल उसको पता नहीं याद नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेंबरशिप फंक्शन बना है, इन्होंने बोला ऐसा करके ये पूरा मेंबरशिप फंक्शन है। ये 5 वैल्यूज देखी थी हमने उसकी, ये वाली ELLCRER, तो इसके अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर्स थे, ये चीज आ गई। तो इनकी इक्वेशंस तुम लिख ही सकते हो, ये मैंने इक्वेशन लिखना तुम्हें सिखा ही दिया है, लिख दिया कोई ना। हेलो, हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन क्यों है, यहाँ एक ही इक्वेशन क्या है, EL वाली लाइन देखोगे वो क्या है, यही है एक लाइन। तो इसकी इक्वेशन कितनी बनेगी, एक कंडीशन कहाँ से आएगी, 0 से लेके 45 के बीच में। L के लिए बात करोगे तो एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। तो ये वाली ऊपर वाली लाइन है 0 से 45 के बीच में, और नीचे वाली लाइन है वो किसके बीच में, 45 से 90 के बीच में। तो ये ऐसी इक्वेशन सारी 45 फॉर्म हो डिग्री। जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन समझा गई। अब वैसे तुम आउटपुट के लिए अपना एक ग्राफ प्लॉट करोगे, उसके लिए इक्वेशंस बना देंगे। तो इनपुट और आउटपुट के लिए तुम्हें समझ आ गया। अभी तुम्हें रूल बेस्ड फॉर्म करना होता है, अपने हिसाब से फॉर्म करना होता है। तुम बोलोगे कि अगर एक्सट्रीम लेफ्ट है तो वेरी कोल्ड टेम्परेचर होगा, लो होगा तो कोल्ड टेम्परेचर होगा, सेंटर में होगा तो वार्म टेम्परेचर होगा। तो ये सारी उसकी मिक्सचर टाइप की पोजीशंस होगी। तो तुमने इसको इफ देन रूल्स के फॉर्मेट में लिख दिया कि इफ मिक्सचर टाइप इज EL तो टेम्परेचर वाटर इज VCT। ये तुमने ऊपर वाले को डिफाइन कर दिया। ये तुम अपने हिसाब से डिफाइन किया तो या कभी कभी क्वेश्चन में दे सकते हैं, वैसे तो अपने हिसाब से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास इनपुट आया, ये तो हमने ऊपर पूरा हमने डिफाइन कर दिया, हमने बोल दिया ये हमारा रूल बेस है, ये हमारे फजी लॉजिक्स हैं, ये मेंबरशिप फंक्शन है, हमने सब चीज डिफाइन कर दिया। अब इनपुट आएगा। अब इनपुट है, हाँ ये चीज हो सकती है कि तुम्हें सारी चीजें ऊपर वाली दे दे, फिर बोले कि अब 75 डिग्री टेम्परेचर है, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। अब देखो अगर हम 75 डिग्री टेम्परेचर देखूं, सबसे पहले इनपुट के हिसाब से बात करूं, तो 75 कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा, है ना। हाँ हाँ। तो इधर लाई करेगा तो वो या तो इस लाइन पे आ सकता है या वो इस लाइन के ऊपर आ सकता है, यार ये कंफ्यूजन हो रही है, देखो एक मिनट। हाँ, तो 75 जो है वो यहाँ लाई करेगा, तो या तो वो इस लाइन के ऊपर आएगा या वो इस लाइन के ऊपर आएगा। तो उसके लिए इनपुट वाले की बात करें तो उसके लिए हमने 2 इक्वेशन सेलेक्ट की। तो ये 2 इक्वेशन समझ आई कहाँ से आई होंगी। हाँ, एक वो लो वाली और एक दूसरी ठीक है, वाली। अब यहाँ पे क्या डाल दो, 75 डाल दो, यहाँ पे भी क्या डाल दो, 75 डाल दो। वैल्यूज आ गई, एक 1/3 आ गई, एक वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई।
ये आगे तुम्हारा मेंबरशिप वैल्यूज आ गए। अब तुम यहाँ पे क्या ले रहे हो, मीन ऑफ मैक्सिमम ले रहे हो, ठीक है। ये वाला हम आउटपुट क्या बोलते हैं, डिफॉल्सिफिकेशन मेथड कौन सा यूज करें, मीन ऑफ मैक्सिमम वाला यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करें, देखो मीन को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, मीन को नहीं यूज करते अभी थोड़ी देर के लिए, पहले हम मैक्सिमम की बात करते हैं। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 2/3। 2/3 है। तो हमने कौन सा ले लिया, 2/3 ले लिया। ये हमारे पास आउटपुट आ गया कि ये इनपुट वाले अगर मैं दूंगा 75 डिग्री तो ये 2/3 होगा उसकी मेंबरशिप फंक्शन। अब 2/3 की बात करूं, तो अगर मेरे पास मेंबरशिप फंक्शन 2/3 है, देखो 2/3, तो हम अगर रुक जाए, ये क्या है, इसके हिसाब से 75 डिग्री था ना, 75 डिग्री के हिसाब से ये कैसा बन रहा है, एक तो लो बन रहा है, एक क्या बन रहा है मेरे पास, कोल्ड वाला बन रहा है ना। हाँ हाँ लो हाँ वाले के हिसाब से सीटी बनेगा और कोल्ड वाले के हिसाब से डब्ल्यूटी बनेगा, है ना। हाँ हाँ। तो सीटी और डब्ल्यूटी की इक्वेशन ले ली हमने यहाँ से, ये सीटी और डब्ल्यूटी की इक्वेशन ले ली वहां से, देखो डब्ल्यूटी की y माइनस 10/30 a2 माइनस y/40। तो यहाँ पे क्या किया, 2/3 सब्स्टिट्यूट कर लिया, किसको, मेंबरशिप वैल्यू तो हमारे पास ऊपर आई थी ना 2/3, हाँ वो सब्स्टिट्यूट करे, यहाँ से हमने किसकी निकाल ली वैल्यू, y की निकाल ली, और y राइट। ही क्या हमारा हमारा आउटपुट था। तो y कितना आ जाएगा, अब हाँ, अब दो वैल्यूज आई होंगी, 30 आई होगी, एक 53 आई होगी। अब हमें क्या अप्लाई करना है, मीन अप्लाई करना है, मीन इन द सेंस ये चीज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ये निकालने के लिए तुम्हें बोल सकते हैं, तो समझ आया, कुछ नहीं करना, जो भी तुम्हें इनपुट दिया है पहले इनपुट के ऊपर अप्लाई करो, इनपुट के ऊपर उसकी दो इक्वेशन लेके आओ, तो उस तरह से क्या आएगा तुम्हारे पास, मेंबरशिप वैल्यू की फंक्शन आएगी। फिर उसके बाद क्या करो, उसको आउटपुट के ऊपर देखो, आउटपुट के ऊपर जब तुम देखोगे वो यहाँ लाया करेगा, उधर से भी कहेंगे इसकी दो इक्वेशन आएंगी। तो एक मेंबरशिप वैल्यू क्या कर लो, फिक्स कर लो, जो इनपुट से आ जाएगी तुम्हारे पास, और यहाँ से क्या निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, और एंडिंग में कर दो मीन कर लो जो तुम्हें अप्लाई करना है। तो ऐसे इन सारे फंक्शंस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत है न्यूमेरिकल में, अगर दिक्कत है मैं फिर से बता दूंगा। नहीं समझ। चैप्टर में कहीं डाउट,